लास्ट वाले वीडियो में चाय वाले सवाल का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था और उस वीडियो में एनिमेशन के द्वारा मैंने ये भी समझाया था कि कोई भी जो सपोर्ट है वो यील्ड कैसे करता है। इस चाय वाले सवाल में, जो कि एक 3 स्पैन बीम का क्वेश्चन है, ए, बी और सी तीनों सपोर्ट जो हैं वो यील्ड कर रहे हैं। पहली 2 वीडियोस जो स्लोप डिफ्लेक्शन की थी उनमें मैं ऑलरेडी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के स्टेप्स बता चुकी हूँ, पर फिर भी इस वीडियो में दोबारा से मैं स्टेप्स एक बार बता देती हूँ। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फिक्सिंग एंड मोमेंट निकालने पड़ते हैं। दूसरे स्टेप में हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखते हैं जो कि थीटा और डेल्टा के फॉर्म में होती है। फिर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी जॉइंट पर लगाते हैं जो कि कंटिन्यूस जॉइंट पे लगती हैं। लास्ट स्टेप में हम सारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में से अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके बाद ये जो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू, जो कि यूजुअली थीटा और डेल्टा की वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें वापस से स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में पुट करके एंड मोमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। एंड मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाने के बाद हम लोडिंग के लिए जो डायरेक्ट मोमेंट बीम पे लग रहे हैं उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं और दोनों के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। जब हम सैगिंग और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है वो हमारी बीम का सोल्यूशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है। स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। इस बीम में फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो फिक्सिंग एंड मोमेंट्स के वेल डिफाइंड फॉर्मूले हैं जो कि इस फार्मूला शीट में आपको दिख रहे हैं वो हमें हर एंड पे लगाने हैं। जब एक सिंगल पॉइंट लोड सेंटर ऑफ द बीम पे लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है -PL/8 एंड +PL/8 रिस्पेक्टिवली ऑन द लेफ्ट एंड द राइट कॉर्नर ऑफ द बीम। तो यहाँ पे MFAB विल बी इक्वल टू -PL/8 विच कम्स आउट टू बी -8 × 5 divided by 8 which is equals to -5. Similarly MFBA comes out to be +5. For span BC, the fixed end moment is -WL²/12। क्योंकि BC पर UDL लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर UDL का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। So MFBC is equals to -4 × 3² divided by 12 which is equal to -3 kN/मीटर। तो MFCB की वैल्यू हो जाएगी +3 kN/मीटर। Similarly MFCD is equals to again -PL/8. So MFCD is equals to -6 × 4 divided by 8 which is equal to -3 kN/मीटर। MFDC is equals to +3 kN/मीटर। जब हम ये फिक्सिंग एंड मोमेंट्स को बीम के कॉर्नर पे लगा रहे हैं तो फिगर नंबर जो 3 मैंने इस पेज में बनाया हुआ है येलो चॉक से, वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि स्पैन AB के लिए MFAB जो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज है और MFBA जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज है। टुगेदर ये जो फिक्सिंग एंड मोमेंट है इसका इफेक्ट जो बीम पर पड़ रहा है वो हॉगिंग है, इसलिए जो हमारी बीम है ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स हो रही है जिसे हम हॉगिंग कहते हैं। और जो लोड लग रहा है बीम पर 8 kN वो नीचे की तरफ बीम को झुका रहा है, इसलिए जो लोड का इफेक्ट है वो कहलाता है सैगिंग। जब हम लास्ट वाले स्टेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो जो डायरेक्ट लोडिंग की वजह से जो मोमेंट्स आ रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हम हमेशा सैगिंग लेंगे और इसलिए उन्हें हम एज पॉजिटिव प्लॉट करेंगे। वो मैं आपको डिटेल में उस स्टेप में समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस निकालनी है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता हैं। स्पैन AB के लिए थीटा A इज इक्वल्स टू 1/250 रेडियन क्लॉकवाइज ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ B है एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन वो 30 mm है। यहाँ पे MAB की वैल्यू हम लिखेंगे MFAB + 2EI/L ब्रैकेट 2 थीटा A + थीटा B - 3 डेल्टा/L। यहाँ पे जो थीटा A की वैल्यू है वो +1/250 रेडियन आ रही है और थीटा B अभी तक अननोन है, इसलिए उसे हम वेरिएबल मान के चलेंगे और हम उसे पॉजिटिव लेंगे अज्यूम करते हुए कि वो पॉजिटिव है। बाद में रिज़ल्ट ये अपने आप बता देगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हम 30 mm लेंगे।
बी ए इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2EI/4 ब्रैकेट 2 थीटा बी प्लस ब्रैकेट 1/250 माइनस 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5000 विच कम्स आउट टू बी माइनस 0.014। तो हमारी इक्वेशन बी भी यहाँ से आ गई। चलिए अब हम देखते हैं स्पैन ए बी में डेल्टा की क्या कहानी है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो मैंने स्पैन ए बी की जो बीम है वो बनाई हुई है। एक साइड ए में फिक्स्ड सपोर्ट है और दूसरे साइड बी में हिंज्ड सपोर्ट है। तो ए साइड में जो प्लस 1/250 रेडियन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है वो मैंने ब्लू कलर से ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और जो बी है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है बी डैश पर। तो डेल्टा बी ए जो है वो 30 mm मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट देवी जी हमें ज्ञान देने के लिए आ गई हैं। तो ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि डेल्टा जो है MAB के फॉर्मूले में वो डेल्टा BA है, मतलब कि डेल्टा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A है, यानी कि रिलेटिव टू A है, ना कि एब्सोल्यूट B का डिफ्लेक्शन है। इसलिए डेल्टा BA का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा B माइनस डेल्टा A के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हम स्पैन BC की कहानी को समझ लेते हैं। स्पैन BC को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चनर ने ये हमें दिया हुआ है कि B जो है वो B डैश पर डिफ्लेक्ट हो रहा है 30 mm डाउनवर्ड्स, ऐसे ही C जो है वो C डैश पर डिफ्लेक्ट हो रहा है 20 mm डाउनवर्ड्स। तो अब जैसा कि ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 में हमने ये देखा कि जो डिफ्लेक्शन जो डेल्टा की वैल्यू होती है स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर्मूले में वो रिलेटिव होता है राइट हैंड साइड के जो सपोर्ट है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो रिलेटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट होता है। ये ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब जब हम स्पैन BC के लिए डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो हम डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू B वहाँ पर पुट करेंगे। तो डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा C माइनस डेल्टा B, जो फिगर में ऑलरेडी आपको 10 mm दिख रहा है, जिसे अगर हम फिगर में बताएं तो उसकी वैल्यू होगी C डैश B डैश वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर, या फिर हम उसे मैथमेटिकली डेल्टा C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B लिखकर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा C माइनस डेल्टा B, जहाँ पे डेल्टा C उसका C पॉइंट का एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन है और डेल्टा B पॉइंट का एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन है, जिसे हम लिख सकते हैं 20 माइनस 30 mm विच कम्स आउट टू बी माइनस 10 mm। यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट देवी जी हमें फिर से ज्ञान देने के लिए एक पॉइंट बता रही हैं। जब भी बीम या स्पैन ऑफ अ बीम एज अ होल क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो जो डेल्टा है उस स्पैन के लिए वो पॉजिटिव पुट किया जाएगा, और अगर वो बीम एज अ होल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो जो डेल्टा है उस बीम का उसे नेगेटिव ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डेल्टा जो है वो -10 आ रहा है, जो कि इस थ्योरम से बिल्कुल ही कंपैटिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी बीम है वो जब -10 जाती है, मतलब C पॉइंट पे वो ऊपर है और B पॉइंट पे वो नीचे है, तो बीम एज अ होल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो इसलिए हमारा जो डेल्टा है वो नेगेटिव पुट होएगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। ट्यूबलाइट देवी हमें एक और पॉइंट बता रही हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डेल्टा जो है वो जो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करना है वो राइट हैंड साइड के सपोर्ट का रिलेटिव डिफ्लेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम यहाँ पे जब थीटा की बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में तो वो उसका रिलेटिव रोटेशन नहीं होता है, यानी कि वो एब्सोल्यूट रोटेशन होता है। तो यहाँ पे ट्यूबलाइट देवी जी कह रही हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में थीटा B थीटा C उसी जॉइंट का रोटेशन होता है, ना कि रिलेटिव रोटेशन, यानी कि थीटा C विद रिस्पेक्ट टू B। थीटा C केवल थीटा C ही है। लोगों ने भी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की डेरिवेशन की मेरी पहली वीडियो देखी हुई है, उन्हें ये बात ऑलरेडी पता होगी। चलिए अब हम स्पैन BC पर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाते हैं। MBC इज इक्वल्स टू MFBC प्लस 2EI/3 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस 3 इंटू ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाई 3000। यहाँ पे हम -10 वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर C हो गई। ऐसे ही हम MCB की वैल्यू निकाल लेंगे।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो सेम स्पैन की बीम के दोनों कॉर्नर के जब हम मोमेंट्स निकालेंगे, यानी कि MBC और MCB में डेल्टा जो है वो सेम ही जाएगा। यानी कि जब हम MBC के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा -10 है, सेम MCB के लिए जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो डेल्टा -10 ही है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस A, B, C और D। अभी आप लोगों ने स्पैन AB और BC की कहानी देखी डिफ्लेक्शन की। अब हम यहाँ पर स्पैन CD की कहानी भी देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मैंने बीम जो है CD यहाँ पर ड्रॉ करी है। जो सपोर्ट C है वो 20 mm नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है और जो सपोर्ट D है वो इंटैक्ट है अपनी जगह, यानी वहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। सपोर्ट D जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए हम ये मानेंगे कि जो थीटा D है वहाँ पर 0 है। क्योंकि सपोर्ट D यील्ड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो फिक्स्ड सपोर्ट है वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में रह रहा है। किसी भी फिक्स्ड सपोर्ट का ओरिजिनल कैरेक्टर ये है कि उसमें कोई भी रोटेशन, कोई भी डिफ्लेक्शन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर जब वो यील्ड कर जाता है तो ज़रूर उसमें रोटेशन होता है, जैसे कि क्वेश्चन में सपोर्ट A वाले फिक्स्ड सपोर्ट पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पैन CD के लिए जो डेल्टा होगा वो होगा डेल्टा D विद रिस्पेक्ट टू C, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा D विद रिस्पेक्ट टू C इज़ डेल्टा D माइनस डेल्टा C। डेल्टा D इज़ 0 एंड डेल्टा C इज़ 20, तो 0 माइनस 20 इज़ इक्वल्स टू 20 mm। यही डेल्टा हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन E और F आ जाएंगी। ये जो 4 हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस आई हैं, इसमें हमारे 2 मेन वेरिएबल्स हैं, वो हैं थीटा B और थीटा C। और हमारे जो 6 एंड मोमेंट्स हैं वो भी हमारे लिए अननोन हैं, MAB, MBA, MBC, MCB, MCD और MDC। जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स उतनी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस की ज़रूरत चाहिए पड़ती है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अभी ज़्यादा हैं। तो हमें 2 और कंडीशन मिल गई हैं जो कि हैं हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। जब हम जॉइंट B पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, MBA प्लस MBC इज़ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जॉइंट C पर हम लिखेंगे MCB प्लस MCD इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ट्यूबलाइट देवी जी जो हैं वो हमें ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 4 बता रही हैं। हर जॉइंट या पॉइंट या सपोर्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ समेशन ऑफ M इज़ इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ F वर्टिकल फोर्सेस विल बी 0 एंड समेशन ऑफ F हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, जब हम XY प्लेन में 2D फ्रेम में देखेंगे। तो इस ट्यूबलाइट पॉइंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हम हर जॉइंट पे, हर सपोर्ट पे या किसी भी बीम या फ्रेम पे एज अ होल लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए मैंने एक एनिमेशन भी तैयार किया है, तो चलिए चलते हैं हम अपने एनिमेशन की तरफ। इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या वो मोशन के इक्विलिब्रियम में है। जब हम उसे फिज़िक्स में एनालाइज कर रहे होते हैं, हम उसे किसी भी एक पॉइंट पर रोक कर उस पर सारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा देते हैं, तभी हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। तो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए हम चलते हैं एक माउंटेन के क्लिफ पर जो कि समुद्र के किनारे है। मान लीजिए आप क्लिफ के कॉर्नर पर खड़े हुए हैं स्टैटिकली। कंडीशन में भी आपके ऊपर 2 टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। पहला हो गया आपका वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपके सेंटर ऑफ मास से। दूसरा फोर्स जो है वो इनविजिबल फोर्स है, जो बहुत सारे बच्चे और हम सभी इग्नोर कर देते हैं, जो है धरती माता का फोर्स, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप धरती पर खड़े होते हैं तो आपका वेट जो फोर्स धरती पर लगा रहा है, धरती माता इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आप पर लगाती हैं, तभी आप एक स्टेबल रूप में वहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। मान लीजिए धरती माता ने आप पर से उनकी कृपा हटा ली, तो अब क्या होगा कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है उस पर केवल एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जो कि है W
किलोन्यूटन, यानी कि आपका वेट। अब नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गई है, इसलिए जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या करेगा, वो आपको पुल करेगा नीचे की तरफ, इसलिए जो है आपका वेट जो है वो आपको पानी में गिरा देगा। जो भी स्टेबिलिटी है वो धरती माता के नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है MBA + MBC = 0, इसमें हम MBA और MBC की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से निकाली हैं उनको पुट करेंगे। जब हम MBA और MBC की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम बहुत कॉशियसली उन सारी टर्म्स को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। मैं इन्हें कभी भी डेसिमल में चेंज करके पुट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम डेसिमल में चीज़ें निकालते हैं तो जो हमारा एंड रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी मेन रिज़ल्ट से डिविएट हो जाता है, और फ्रैक्शंस के फॉर्म में चीज़ें क्लियरली लिखना बहुत ही आसान होता है। देखते हैं, MBA + MBC विल बी इक्वल टू 2EI ब्रैकेट 2θb डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 5। MBA + MBC इज इक्वल्स टू 2EI ब्रैकेट 2θb डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 5 प्लस 2EI इंटू 2θb डिवाइडेड बाई 3 प्लस θc डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3। ये हमारी बाहुबली इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखी है। 32/15 EIθb प्लस 2EIθc डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 1875 प्लस 2 हमारी बाहुबली इक्वेशन है। इसमें मैंने EI की वैल्यू जो है वो पुट नहीं की है, क्योंकि एंड में जब हम MBA और MBC को 0 करेंगे तो EI को कॉमन लेके हम उसे हटा सकते हैं। सिमिलरली जब हम जॉइंट C पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो हम करेंगे MCB + MCD = 0। तो यहाँ पे MCB + MCD को मैंने लिख दिया है, विच कम्स आउट टू बी 2EI ब्रैकेट 7/6 θc प्लस θb डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1600। जो फाइनल MCB + MCD की वैल्यू आई है 7/3 θc EI प्लस 2/3 θb EI प्लस 17/1200 EI हमारी हो गई बाहुबली इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों बाहुबली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 0 से इक्वेट करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने बाहुबली इक्वेशन नंबर 1 को 0 से इक्वेट करके इक्वेशन R1 निकाली है, जो कि θc की वैल्यू है θb के फॉर्म में। तो हमारी इक्वेशन R1 जो है वो है -0.0055 माइनस 16/5 θb। अगर इस स्टेप तक आप सही पहुंच जाते हैं तो आप पक्का बाहुबली की स्ट्रेंथ रखते हैं मैकेनिक्स को कॉन्कर करने की, क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस निकल के आती हैं वो काफ़ी कम्बरसम होती हैं, और बीच में अगर ज़रा सी भी प्लस या माइनस या किसी वैल्यू की हम गलती कर देते हैं तो पूरा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। पूरा स्लोप डिफ्लेक्शन का जो क्वेश्चन है वो गलत आता है। हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्लस माइनस और सारी वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखना है। ख़ास तौर से बाहुबली इक्वेशन नंबर 1 और बाहुबली इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम MCB और MCD को 0 करेंगे, उससे हमारी θc की अगेन जो वैल्यू आ रही है वो है -0.006 माइनस 0.2857 θb। अब हम इक्वेशन R1 और R2 को सॉल्व करके θb और θc की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरी θb की जो वैल्यू है वो आ रही है प्लस 0.000172 रेडियंस। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो θc की जो वैल्यू है वो आ रही है -0.00604। तो θb और θc जो है वो हमारे यहाँ से निकल गए। अब इसी θb और θc को जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में डालेंगे तो हमारे एंड मोमेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि हमारे एंड मोमेंट्स कैलकुलेट हो गए हैं तो चलिए एक बार हम एंड मोमेंट्स का इफ़ेक्ट इन बीम स्पैन्स पर देख लेते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आपकी एनालिसिस के लिए और आपकी माइंड मैपिंग के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
स्पैन ए बी में जब हम -8 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज ए पर लगा रहे हैं और +0.83 क्लॉकवाइज बी पर लगा रहे हैं, तो बीम पर इसका इफ़ेक्ट कैसा है? हॉगिंग है, जो कि मैंने डायग्राम में बना रखा है येलो चॉक से। सिमिलरली स्पैन बी सी पर सपोर्ट बी पर -0.83 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 0.83 मोमेंट लग रहा है और सपोर्ट सी पर +1.95 क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो इनका एक साथ जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बीम पर वो अगेन हॉगिंग है। सिमिलरली स्पैन सी डी में सपोर्ट सी पर -1.95 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 1.95 और स्पैन डी पर +6.39 यानी कि क्लॉकवाइज 6.39 मोमेंट लग रहा है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगेन बीम पर हॉगिंग है। ये जो हॉगिंग इफेक्ट है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें शो करना रहेगा, जो मैं उसे ड्रॉ करते वक्त आपको बताऊंगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना। तो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट जो है उसके प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं, जैसे कि पॉइंट लोड के लिए PAB/L जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, UDL के लिए WL²/8 एट द सेंटर ऑफ द UDL। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ करके हम डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं लोड के जस्ट नीचे। जो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट है उसका जो इफ़ेक्ट है हमारी बीम पर वो सैगिंग है। उसी को अपोज करने के लिए जो हमारे एंड मोमेंट्स हैं वो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं। जैसे जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, किसी के मन में ये सवाल भी आना चाहिए कि क्यों हम मैकेनिक्स में इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या हम सिर्फ डिटर्मिनेट बीम्स या फ्रेम्स को यूज़ करके मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम फिक्सिंग एंड मोमेंट्स लगाते हैं या हम एंड्स को फिक्स कर देते हैं? सवाल का जवाब भी इस लेक्चर के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ। अभी ये देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट्स की क्या वैल्यू आ रही है। MP + PAB/L which comes out to be 10 kN/meter. MQ WL²/8 which is equal to 4.5 kN/meter. MR PAB/L which is equal to 6 kN/meter. यहाँ पे AB जो है वो लोड के राइट और लेफ़्ट साइड के स्पैन की लेंथ हैं और L जो है वो टोटल स्पैन की लेंथ है। P जो है वो पॉइंट लोड की वैल्यू है और W जो है वो UDL की वैल्यू है kN/मीटर में। यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट देवी जी कुछ हमें बता रही हैं। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोड इज अ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हेंस इट इज़ ड्रॉन एज पॉजिटिव अबव द बेस इन ऑल केसेस ऑफ डाउनवर्ड लोड ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम। पे जो मैंने दो एग्जाम्पल के तौर पे बीम ली है AB और दूसरी ब्लू कलर में AB, उसका जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो एक ट्रायंगल है जहाँ पे पॉइंट लोड है और एक पैराबोला है जिसका कि जिस पर UDL लगा हुआ है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक 2 डिग्री कर्व है, जिसका कि पीक जो है वो WL²/8 की वैल्यू पे UDL के सेंटर पर है। तो MC फर्स्ट वाली बीम में PAB/L है और सेकंड वाली बीम में WL²/8 है, जो ऑलरेडी मैं अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले हम एक हॉरिजॉन्टल बेस बनाएंगे फ्रॉम एंड A to D। उसके बाद हम जो लोड पॉइंट्स हैं उसके नीचे वर्टिकली स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो पॉइंट्स P, Q और R पे मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए बेस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि एक स्केल ले लेंगे और उसके हिसाब से जो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं उन्हें एक स्केल के हिसाब से प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे MP 10 kN/मीटर, MQ 4.5 kN/मीटर और MR 6 kN/मीटर मैंने प्लॉट कर दिया। एक UDL में 2 डिग्री कर्व से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है। तो यहाँ पे 4.5 kN/मीटर जो Q पर लोड लग रहा है उसे हम एक 2 डिग्री कर्व से B और C पॉइंट के थ्रू ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह। सिमिलरली स्पैन CD के लिए एक ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जिस पे लोड के जस्ट नीचे 6 kN/मीटर लोड आ रहा है और C और D पर 0 मोमेंट है, इसलिए हम C और 6 kN/मीटर और D को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना देंगे।
अब हम बनाएंगे हमारा एंड मोमेंट डायग्राम, जिसे हम कहते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एक बेस पर पॉइंट्स ए से, बी से, सी से और डी पे। तो जो हमने एंड मोमेंट्स निकाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से, उन्हें हम किसी स्केल पर इन वर्टिकल लाइन से प्लॉट करेंगे। ए पर 8, बी पर 0.83, सी पर 1.95 और डी पर 6.3। इन सारे पॉइंट्स को अब हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गए हैं। एक जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है वो हमारा डायरेक्ट लोडिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया है वो हमारा एंड मोमेंट डायग्राम है, जिसे हम कहते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इन दोनों डायग्राम्स को ओवरलैप करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है, जो मैंने शेड करके आपको दिखाया है। जो भी पार्ट ओवरलैप हो गया है, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया है, क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इस फिगर में मैंने शो किया है शेडेड पार्ट से। तो चलिए लास्ट टाइम एक बार हम ट्यूबलाइट माता के आशीर्वाद से उनके बताए हुए सारे जो ट्यूबलाइट पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 1 है, डेल्टा जो है MAB के फॉर्मूले में वो डेल्टा B है, BA है, यानी कि डेल्टा ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जब भी बीम या स्पैन ऑफ अ बीम एज अ होल क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो डेल्टा जो है वो पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी जो डेल्टा जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम उसे नेगेटिव पुट करेंगे। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 3 जो है वो कहता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में थीटा बी और थीटा सी उस जॉइंट का रोटेशन होता है, ना कि रिलेटिव रोटेशन होता है। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि हर जॉइंट या हर पॉइंट या हर सपोर्ट या फिर एक पूरा बीम का फ्रेम जो है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़रूर अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे, किसी एक सिचुएशन पे, किसी सपोर्ट पे हम मैकेनिक्स में 0 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर किसी बीम में हॉगिंग इफेक्ट है तो उसमें उसके राइट हैंड सपोर्ट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड सपोर्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा होगा। ऐसा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम प्लॉट करेंगे तो हम उसे बेस लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे और हम उसे नेगेटिव लिखेंगे। ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोडिंग सैगिंग होता है, और उसे जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं। और इस डायग्राम में ट्यूबलाइट पॉइंट नंबर 5 में मैंने इंडिकेट किया है कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट लोड के लिए और डायरेक्ट लोड के लिए कैसे प्लॉट होता है। ट्यूबलाइट 5 और 6 जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको पहली 3 वीडियोज़ में हर बार बताई हैं। तीनों पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले जो एंड मोमेंट्स की वैल्यू हैं वो स्लोप डिफ्लेक्शन से आनी है। इसी थॉट के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं एंड करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट्स आए हैं जो मैंने क्लियर नहीं किए हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।